सो नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 243.90 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड 4.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। लगातार ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन जियो फाइनेंशियल में ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है एंड ऐसे में निवेशक जानने की कोशिश कर रहा है कि रीजन क्या है। रीजन काफी बड़ा है एंड बहुत ही सिंपल सा रीजन है अगर आपको समझना है एंड उसकी वजह से क्या और गिरावट बढ़ सकती है ये समझते हैं। इस स्टॉक के अंदर 393 की प्राइसिंग हमें देखने को मिली थी एंड आज की डेट में 244 जहां से शुरुआत किया है वहीं पर ऑलमोस्ट हम यहां पर आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर 44 रुपए का डिफरेंस है एंड हम उन लोज के पास पहुंच जाएंगे जो लिस्टिंग के दौरान हमने देखे थे। सबसे पहले आप ये समझिए कि डीमर्जर के बाद आपको मिला क्या, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला क्या। आज की डेट में जो गिरावट है वो रीजन वही बना हुआ है एंड मार्केट के अंदर बन गई थी हाइप कि आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज से, डीमर्जर हो गया है एंड आज ही के दिन अंबानी जी म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। आज ही के दिन अंबानी जी ब्रोकरेज का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। आज ही के दिन अंबानी जी जो है वो लोन बांटना स्टार्ट कर देंगे। बट आज की डेट में डीमर्जर कब हुआ था एंड आज जनवरी 25 हमें देखने को मिल रही है। बिजनेसेस की जो बात करी गई थी वो अभी ठीक से सेटअप भी नहीं हुए हैं। सो दैट इसको समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या एंड हो क्या रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला क्या, 6.1% शेयर्स मिले थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ट्रेजरी शेयर्स मिल गए थे जिसकी टोटल वैल्यू थी उस वक्त जब डीमर्जर हुआ था तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो आज की डेट में जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख रहे हैं वो एक कंपनी क्या देखने को मिलती है, एक होल्डिंग कंपनी देखने को मिलती है जो हमेशा डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। चाहे आप एचडीएफसी की एक वैल्यू आंक लीजिए, जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग अलग लिस्टेड थे, सेपरेटेड, वहां पर एचडीएफसी एक डिस्काउंट पर ट्रेड करता था। होल्डिंग कंपनी मोस्टली डिस्काउंट पर ट्रेड करती है पेरेंट की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट, राइट। अब होल्डिंग कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में होल्ड को कहते हैं। जियो एक होल्डिंग कंपनी ही है, उसके पास रिलायंस की स्टेक है, उससे अलग कंपनी जो बिजनेसेस हैं वो स्टैंड किए जा रहे हैं लेकिन बिजनेसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज एंड लोन डिसबर्समेंट और वगैरह वगैरह तो अभी भी वो बन रहे हैं, बने नहीं हैं। तो अभी एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जानिए एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर ट्रेड करती है क्योंकि उसके पास अपना ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं होता है। होल्डिंग कंपनी के पास उसकी टोटल जो इनकम बनती है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के तौर पर, यानी कि रिलायंस अगर कोई डिविडेंड देगा 1,000 करोड़ का डिविडेंड है तो उसमें यहां पर जो है ना 6.1% के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास भी रुपए आएंगे डिविडेंड के एंड वही ये इनकी इनकम होती है करंट में। जब ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर ब्रोकरेज का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब आप करिएगा कि खुद के ऑपरेटिंग बिजनेस भी हैं। अभी कोई ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है। तो अब यहां से समझिएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट कैसे आई, क्यों आई एंड आगे क्या होना है, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिलायंस का अगर हम प्राइस देखेंगे 1246 का प्राइस हमें देखने मिल रहा है। इस स्टॉक के अंदर टॉप बना था 1610 रुपए का जो कि दिन था भाई 11 जुलाई 2024। यहां पर रिलायंस ने टॉप बनाया 1600 पर एंड टोटल मार्केट वैल्यू थी रिलायंस की उस वक्त 21,64,000 करोड़ रुपए की। यस, ये मार्केट कैप था। अब यहां पर आप देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर आते हैं। इसने टॉप बनाया था यहां पर 25 अप्रैल 2024 को एंड 393 के अराउंड यहां पर प्राइसिंग था, 394 395 के अराउंड एंड इसका जो टोटल मार्केट कैप था वो 2,50,000 करोड़ रुपए का था। जबकि आप देखेंगे कि 21 लाख करोड़ का जो 6.1% के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो मार्केट कैप निकलता है 1,32,000 करोड़ रुपए। तो ये आपका जियो फाइनेंशियल के पास जो स्टेक है 6.1% रिलायंस की, उस हिसाब से जब रिलायंस 1600 पर था तो आपका टोटल वैल्यू बन रही थी उस स्टेक की 1,32,000 रुपए, 1,32,000 रुपए। जबकि ये भाई साहब ट्रेड कहां कर रहे थे जब रिलायंस यहां पर 1600 पे था, 2,50,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ये ट्रेड कर रहे थे। ऑलमोस्ट डबल पर काम करते। तो यहीं पर आपको पता चल रहा होगा ओवर वैल्यूड स्टॉक पहले से ही था, यानी कि जहां आपकी वैल्यू स्टेक की 1,32,000 करोड़ रुपए है
आपकी स्टेक की, वहां आपका मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर सर जाने से आपको लग रहा होगा कि यार बस चल पड़ा, लेकिन एक्चुअल में उसकी बिहाइंड अगर आप देखेंगे तो यही है। 1,32,000 करोड़ का अगर आपकी स्टेक की वैल्यू है, चलो आप 1,50,000 करोड़ के आसपास ट्रेड करते हो तो अब भी समझ में आता है 2,50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आपके पास जो होल्डिंग है उससे तो डबल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ओवर वैल्यूड पहले से ही था। अब इस बात को समझिए कि आज की डेट में 1,246 रुपए का प्राइस रिलायंस का है, तो आज की डेट में जो टोटल मार्केट कैप है वो कितना है इसका, रिलायंस का 16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 16,82,000 या 88,000 करोड़ के आसपास, मोस्टली यहाँ पर 17 लाख करोड़ हम मान लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। यहां पर आपका 6.1% की स्टेक जो है ना, उसके हिसाब से आपका जो मार्केट कैप है, जो होल्डिंग का आपका जो वैल्यू है वो 1,02,000 करोड़ रुपए की है। एंड आज की डेट में ये किस मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहे हैं, 244 के हिसाब से 1,55,180 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हमें देखने मिल रहा है करंट में। देखिए ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर होल्डिंग के वैल्यू ही आपकी वैल्यू है करंट में। आपने कोई म्यूचुअल फंड का अभी स्टार्ट किया नहीं है, आपने ब्रोकरेज का अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, काम चल रहा है, कंपनियां बनाई जा रही हैं, राइट, लेकिन अभी पूरी तरीके से उनसे इनकम आना स्टार्ट नहीं हुई है, इस बात को आप समझिए। तो 1,55,180 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। अभी करंट की जो रिलायंस का जो स्टेक की वैल्यू है वो 1,02,000 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। मोटा मोटा आपको ऑलमोस्ट यहां पर 52,000 करोड़ का मार्केट कैप ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये 52,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है ना, अगर मैं हटा दूं तो रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है 160 रुपए के आसपास भाव ये देखने को मिलता है। अगर हम 1,02,000 करोड़ के आसपास का जो स्टेक की वैल्यू है, हम उस हिसाब से प्राइसिंग देखें तो 160 रुपए का प्राइस होना चाहिए था। एंड अभी हमें देखने को क्या मिल रहा है, इवन आप समझिएगा जब रिलायंस 1,600 पर ट्रेड कर रहा था तो आपका जो प्राइस है वो होने चाहिए था 212 रुपए का, क्योंकि आपका जो स्टेक की वैल्यू बन रही थी 6.1% के हिसाब से, वो बन रही थी, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 1.32 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू, आप चल रहे थे 2,50,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू। तो जब ये रिलायंस 1,600 पे था तो आपको 212 रुपए या थोड़ा सा उसके ऊपर होना चाहिए था, आप चल रहे थे 400 रुपए के आसपास, इसीलिए ओवर वैल्यूड स्टॉक था। एंड ये आपसे कोई कहेगा नहीं, आपको खुद ही समझना है। स्मार्ट पीपल क्या करते हैं, इस चीज पर नजर रखते हैं, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना यहां पर ना डीपली नहीं जा पाता है। बहुत जितना भी मुझे समझ में आ रहा है मैंने उस हिसाब से बताया है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग बिजनेसेस जो है उनसे इनकम आना, रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अभी एज अ होल्डिंग कंपनी यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम देख रहे हैं। एक तो मार्केट का गिरावट, ठीक है, दूसरा आपका वैल्यू कम हो जाना। कभी कभार आपने देखा हो कि LIC का स्टॉक गिरता है बिकॉज ऑफ मार्केट गिरता है, क्योंकि उसका जो जितना पैसा निवेशित है या जितना भी यहाँ पर जो है ना उसका टोटल वैल्यू बनता है वो स्टॉक्स गिर रहे होते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। तो एज यहाँ पर जो वैल्यू कम होने की वजह से LIC का स्टॉक गिरता है। जस्ट लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर रिलायंस से यहाँ से चलता है तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट मिलेगा। अगर रिलायंस में और ज़्यादा करेक्शन डीपली होता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो 6.1% की वैल्यू है उस हिसाब से आपका जो है और भी ज़्यादा वैल्यू घटेगी। एंड ऐसे में आप एक होल्डिंग कंपनी हो, आप इस प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पा रहे। पहले क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर अंधाधुंध चीज़ें चल रही थी, लोगों को समझ में नहीं आता। एंड रिसेंटली मैंने आपके सामने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लंबे नजरिए से एक डिटेल कवरेज किया था 2-3 दिन पहले, आपका लिंक अभी आ रहा होगा यहाँ पर। तो वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जियो फाइनेंस सर्विसेज में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लंबे नजरिए में, अगर ये होता है तो। बट शॉर्ट टर्म में आपको जो ये एक जो चीज देखने को मिली, ये बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल गया था, एंड दैट्स वाई ये करेक्शन हुआ है यहां पर। तो अभी करंट का यहां पर ना जिस तरीके के यहां पर 6.1% का स्टेक की वैल्यू है 1,02,000 करोड़ के आसपास का बनता है, उस हिसाब से 160 रुपए का प्राइस होना चाहिए था। अभी हम घूम रहे हैं 244 रुपए पर। क्या और करेक्शन आने वाला है, पता नहीं,
बट मेरे हिसाब से कुछ ये देखने को मिल रहा है, एंड अगर और कुछ करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं होल्डिंग वैल्यू की वजह से ही कहीं ना कहीं इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज मेरे पास तो इतने ही इन्फो है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन में कुछ गलती लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर जो कुछ भी आपको बाय और सेल करना है वो अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही करेगा। मैं फिर भी कहूं ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट जस्ट अ इन्फॉर्मेशन पर्पस। एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप बीच में वीडियो देखने के बाद तो धन्यवाद दोस्तों।